एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पर मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूं हर सब्जेक्ट की। तो आज हम सीटेट का सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे हम हिंदी में बाल शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ सालों से क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म पे। मतलब एक स्टेटमेंट असर्शन फॉर्म में दे दिया है, दूसरा स्टेटमेंट रीजनिंग के फॉर्म में दे दिया है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके 4 ऑप्शन देंगे। उसे हम ध्यान से पढ़ते हुए समझेंगे कि किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम उसे समझेंगे ध्यान से और करेंगे बिना कंफ्यूज हुए और बिना पैनिक किए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला जो स्टेटमेंट है वो असर्शन में है, दूसरा जो है उसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्रिंट रिच एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ देयर स्कूलिंग। बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों को उनके अर्ली एज में, अर्ली ईयर में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, बात सही है। उसका रीज़न दिया है कारण, डेवलपमेंट है सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। तो उसका कारण बोल रहा है कि जो विकास होता है उसका एक सेंसिटिव यानी संवेदनशील पीरियड होता है, टाइम होता है, जहाँ उस पीरियड में बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं, क्योंकि उनमें मैच्योरेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये बात एकदम बहुत सही बोली गई है। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। सेकेंड बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो हम हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है विकास। और उसका कारण बोल रहा है विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं, जो बहुत सही बात है ना। सेंसिटिव पीरियड जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं, है ना। जो भी मतलब एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में आते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने की उनमें क्षमता होती है। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि ये बात सही है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए स्कूलिंग के टाइम में, अर्ली एज में। क्यों? उसका कारण है कि कुछ सेंसिटिव पीरियड होते हैं, संवेदनशील पीरियड होते हैं, जिसमें बच्चे जो है अपने मैच्योरिटी के साथ मतलब इतने ज़्यादा मतलब मैच्योरेशन लेवल पे आ जाते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट के प्रभाव में जो भी चीज़ें होती हैं उसे वो सीख पाते हैं आसानी से। तो ये बात एकदम सही है। तो यही जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, सही है आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कथन सही है, ये कारण भी सही है। तो क्योंकि आर जो है ए के लिए एकदम सही क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं। Although domains of development are interrelated, yet development of intellectual ability such as logical reasoning are significant part of study under dash domain of development. Emotional, physical, cognitive, social. क्या कह रहे हैं हिंदी में देख लेते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है, मतलब कि जो डेवलपमेंट्स के जो डोमेन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष में पढ़ा जाता है। उसके बावजूद भी देखिए अलग अलग डोमेन होते हैं, हमें पता है, ठीक है। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल डोमेन होते हैं, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या इंटेलेक्चुअल रीजनिंग मतलब कि बौद्धिक क्षमता जो होती है और तार्किक क्षमता होती है, वो किस डोमेन के अंतर्गत माना जाता है। तो आप सभी को पता है, बहुत इजी है, ये है कॉग्निटिव, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास
होता है, बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता होती है, तार्किक क्षमता जिसमें बढ़ती है, रीजनिंग करते हैं, वो उनके संज्ञान के विकास के अंतर्गत आता है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। आंसर आपका 3rd नंबर हो जाएगा, ठीक है, संज्ञानात्मक। During childhood, which of the following agency act as primary agency of socialization for children? Childhood के दौरान प्राइमरी एजेंसी जो है सोशलाइजेशन का क्या होता है बच्चों के लिए? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक संस्था होती है? तो बहुत कई बार मैंने क्वेश्चन करवाया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका फैमिली होगा। फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है बच्चों की चाइल्डहुड पीरियड में, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले फैमिली से इंटरेक्ट करता है ना, तो परिवार। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे जी की थ्योरी के अनुसार क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट? इमिटेशन का जो एज होता है, कौन से एज में इमिटेशन करना बच्चे स्टार्ट करते हैं? तो आप सभी को पता है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि 1 से 2 साल की होती है ना, 0 to 2 ईयर होती है, मतलब कि गर्भ के अंदर से 2 साल तक। अब इमिटेशन जो आता है ना वो 8 महीने के बाद स्टार्ट होता है। 8 महीने के बाद जो बच्चा है ना इमिटेशन करना सीखता है, मतलब कोई भी चीज़ को देखता है खुद भी करने लग जाता है ना। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। 8 मंथ्स के बाद बच्चा, अगर आप क्लैपिंग करेंगे तो बच्चा भी क्लैप करेगा, है ना। मुंह से साउंड करेंगे वो भी करने की कोशिश करेगा, होल्ड करेंगे तो होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो इमिटेशन का जो पीरियड है 8 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाता है और वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू करते हैं? तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर ही होगा, संवेदीगात्मक, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे जी की जो संज्ञानात्मक थ्योरी उसके अनुसार एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट एंड फ्यूचर? तो देखिए क्या बोल रहे हैं हिंदी में, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत वर्तमान भविष्य काल से के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं? कौन सी वो स्टेज है जब बच्चे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के जो इवेंट होते हैं उसको सीक्वेंस वाइज में याद करना या रिमेंबर करना शुरू कर देते हैं? वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेज है जहाँ पे वो सिंबोलिज्म, कंजर्वेशन, ये सब जो क्वालिटी है उनके अंदर डेवलप हो जाती है। क्लासिफिकेशन जान जाते हैं, सीरिएशन जान जाते हैं, कंजर्वेशन जान जाते हैं। तो जो भी इवेंट है उसका सीक्वेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बच्चे याद रखना शुरू कर देते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक स्टेज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, इंडिविजुअल एट डैश स्टेज जज देयर एंड अदर एक्शन इन टर्म्स ऑफ नीड एंड वांट्स। तो क्या क्या ऑप्शन दिया? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो आपको बताना है कि कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग के कौन से स्टेज में बच्चे अपने नीड और वांट्स के हिसाब से एक्शन को जज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, क्योंकि ये वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज में इंडिविजुअल जो है नीड एंड वांट्स, मतलब कि कुछ काम कर रहा है तो उसके बदले में रिवॉर्ड्स चाहता है। उसकी जो नीड है, उसकी वांट्स है, वो मतलब उस पर फोकस होती है कि किसी का कोई कार्य, मतलब किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि अपना ये होमवर्क कर लो, तो वो होमवर्क करेगा बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए, बिना डिले किए हुए, इसलिए कि उसको उसके बदले में कुछ मिलेगा, कुछ कुकी मिलेगा, कुछ चॉकलेट मिलेगा। मतलब जैसे कि मम्मी ने कोई होमवर्क करने को कहा बच्चे को और वो बच्चे ने होमवर्क कर लिया तो खुश होकर एक चॉकलेट दे दी। नेक्स्ट टाइम मम्मी ने फिर से बोला कि ये होमवर्क कर लो, कंप्लीट कर लो जल्दी से बिना देर किए, तो वो बिना देर किए उसे काम को करेगा। क्यों? उसे वो लालच रहेगा, उसके अंदर वो डिज़ायर रहेगी, नीड रहेगी, वो चाहेगा वो कि मुझे, मतलब मैं अगर ये काम जल्दी से कर लेता हूँ बिना
डिले किए हुए टाइम पे, तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? रिवॉर्ड मिलेगा, एज अ कुकी, एज अ चॉकलेट, वॉट एवर इट बी। ठीक है, तो अपने जो एक्शंस को नीड और वांट के टर्म्स में जज करते हैं वो स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की एम्फेसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश एंड डैश इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की जी ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान और खालिस्तान की महत्वता पर बल दिया है। तो किस पे बल दिया हुआ था हमारे वाइगोत्स्की जी ने? तो एक तो उनका है, देखिए कल्चरल टूल, ये सही है, लेकिन इसमें पनिशमेंट कह दिया है तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पनिशमेंट की उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। जिन पियाजे जी और जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं उन्होंने पनिशमेंट को बिल्कुल ही गलत, नेगेटिव माना है। साइकोलॉजिकल टूल एंड रिवॉर्ड, ये तो कुछ साइकोलॉजिकल टूल की बात ही नहीं की है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन बिल्कुल सही है। सोशल मतलब लेव वाइगोत्स्की जी तो सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से ही जानते हैं, मतलब सोशल इंटरेक्शन पे वो बल देते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, डिस्कशन यानी कि आपसी बातचीत करना, डिस्कस करना। ठीक है, उस पर बल दिया है। तो ये जो डिस्कशन भी होता है वो समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ ही होगा ना। मतलब आप अगर अपने फैमिली फ्रेंड, अपने रिलेटिव या किसी आसपास नेबर है या स्ट्रेंजर से भी बात करते हैं तो वो सब कुछ समाज का हिस्सा है, समाज के पार्ट है, मतलब हिस्सा है। तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही डिस्कशन होता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो सोशल इंटरेक्शन बोला है, और डिस्कशन जो कि कॉग्निटिव संज्ञान के जो विकास होते हैं ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, सामाजिक परस्परिकता और चर्चाएं। चर्चाएं कैसे होगी? समाज के अंतर्गत ही होगी, समाज के लोगों के बीच होगी। तो जब आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे तो डिस्कशन होगा। ये हमारा 3rd जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग टीचर शुड टेक अप द रोल ऑफ डैश एंड स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डैश। तो क्या क्या है ऑप्शन? फैसिलिटेटर, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, सबमिसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज, ट्रेनर, इमिटेटर। हिंदी में देख लेते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को खालिस्तान की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को खालिस्तान के अवसर देने चाहिए। तो आप सभी को पता है कि टीचर अब डिक्टेटरशिप वाली जो बात होती है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब क्लास में सिर्फ उसी का चलेगा, टीचर सेंटर्ड होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी का जो सिस्टम है वो टोटली चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। चाइल्ड पे फोकस किया जाएगा, चाइल्ड को ही सब कुछ माना जाएगा, चाइल्ड केंद्रित रहेगा, बाल केंद्रित रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। तो टीचर क्या करता है? डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, वो क्या करेगा? एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, है ना, फैसिलिटेट करेगा, सुसाध्य करेगा। ठीक है, सुसाधक बनेगा। और बच्चे क्या करेंगे? एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान के निर्माण में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होगा और बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो बच्चे क्या बनेंगे? एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, सुसाधक, ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने। तो ये आपका आंसर सही है, 1st नंबर। 9th देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा जो है यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या है ये? टोटली चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। चाइल्ड पे फोकस होना चाहिए। बच्चे को अपने आप सीखने के लिए उन्हें वातावरण में छोड़ देना चाहिए, उनको अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने देना चाहिए, अपनी लर्निंग को खुद असेस करने की उनमें एबिलिटी होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर सेंटर पेडागोजी, टीचर सेंटर होना ही नहीं है। सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर, ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइज करिकुलम अगर स्टैंडर्डाइज हो गया तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, ये
स्किनर वगैरह की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती आज के एजुकेशन में। तो आपका सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर जो है बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर, मतलब कि अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, मतलब आप उसे खुला एकदम छोड़ देंगे, फ्री, आप उससे सीखने के लिए फ्रीडम देंगे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू और खुद से एक्टिविटी करने के थ्रू, एक्सपेरिमेंट है या फिर डिस्कशन है, जो कुछ भी है, तो वो स्वयं स्वमूल्यांकन करेगा, अपने लर्निंग को सेल्फ असेसमेंट करेगा, वही बेस्ट तरीका है, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जो कि उसको अग्री करता है, मतलब उसका समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जो आज हम लास्ट 10th क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट होगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो होने से आपको लगेगा कि हाँ पढ़ने में भी परेशानी हो रही है, तो हम उसे डिवाइड करके वीडियो को पार्ट में हम देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अनीता इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन द डोमेन ऑफ सॉल्विंग puzzle and problem requiring reasoning such as cause and effect relationship. As a Howard Gardner theory of multiple intelligence, Anita possesses high level of dash kind of intelligence. क्या बोल रहे, अनीता वैचारिक कौशल, मतलब विचार, मतलब जो थॉट प्रोसेस है उसकी, या लॉजिकल रीजनिंग है ना, जैसे कि कारण प्रभाव संबंध, कॉज या इफेक्ट, जो रिलेशनशिप होता है उसका इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की खालिस्तान बुद्धि है। मतलब क्या है, आप सभी को पता है हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें 8 उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है अनीता नाम की कोई बच्ची है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर पजल्स वगैरह को सॉल्व करने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो कॉज यानी कि कारण और प्रभाव के बीच का जो संबंध है उसको बहुत अच्छे से समझ पाती है। तो इनके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, कौन से उनके जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत ये आती हैं, तो आप सभी को पता है ये लॉजिकल और मैथमेटिकल के अंतर्गत आ जाती है। म्यूजिक, तो म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत है ना। बॉडी काइनेस्टिक, मतलब कि वो जो वेट लिफ्टर वगैरह होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उसमें आते हैं। इंटरपर्सनल यानी कि जो स्पीकिंग वगैरह में जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, लैंग्वेज वो उसमें अच्छे होते हैं, उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल जो मैथमेटिकल है ये आपका तार्किक और बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है, जिसका हाई ऑर्डर थिंकिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और पजल सॉल्विंग वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। उनके बीच का कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से बता पाते हैं। तो लॉजिकल मैथमेटिकल जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको लगी हो मेरी कोशिश अच्छी, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।